दुनिया को समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, करुणाशील और मैत्री का मार्ग दिखाने वाले तथागत भगवान बुद्ध, संत गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, शिवाजी महाराज, साहूजी महाराज, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जी, नारायण गुरु जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, माता रमाबाई जी, मान्यवर कांसीराम साहब सहित समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पे आसीन महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री एवं विधायक नितिन जी राउत जी, सभी अतिथिगण और इस आयोजन के पूरा प्रबंधन करने वाले, इस आयोजित करने वाले डॉक्टर दिलीप कांबले जी, डॉक्टर घाटे जी और उनकी पूरी टीम, और साथ में सामने बैठे हुए सभी माताओं, बहनों, भाइयों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, विनम्र नमो बुद्धाय। सबसे पहले तो मैं आज न केवल महाराष्ट्र के बल्कि पूरे भारत में मानवता की लड़ाई की शुरुआत 19वीं शताब्दी में करने वाले ज्योतिबा फूले जी, जिनकी आज जन्म जयंती है, मैं आप सबको उनकी मुबारकबाद देता हूं। उनका वो वाक्य मुझे हमेशा याद आता है जो उन्होंने गुलामगिरी लिखी, उसमें भी लिखा हुआ है, ज्ञान बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना धन गया और धन के अभाव में शूद्र, दलित गुलाम हो गए। और ये जब पूरा बहुजन समाज का नुकसान हुआ, ये केवल ज्ञान पर, ज्ञान अर्जित करने पर जो धार्मिक बंदिश थी उसकी वजह से हुआ। लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले जी के साथ मिलकर फातिमा शेख जी को लेकर, जो 1 जनवरी 1848 को पहला महिलाओं के लिए स्कूल खोला, वो भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। मैं उनको नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और हमारे सबके हजारों साल की गुलामी तोड़कर हमारे पढ़ने लिखने के, हमारे व्यापार करने के, हमारे संपत्ति इकट्ठा करने के, हमारे नौकरियों में जज, इंजीनियर, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, ब्यूरोक्रेट, एमपी, एमएलए, मंत्री, राष्ट्रपति तक बनने का सपना साकार करने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने तो हजारों साल की हमारी गुलामी को तोड़ा। उन्होंने तो सैकड़ों हमारे समाज के लोगों को एमएलए बनाया, हर साल, हर 5 साल में। और अगर आजादी से अब तक बात करें तो हजारों एमएलए और हजारों सांसद, सैकड़ों मंत्री, कई मुख्यमंत्री, कई राष्ट्रपति, कई मुख्य न्यायाधीश, यानी जो कुछ हमें मिला वो अकेले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कुर्बानी की वजह से मिला। कोई आसानी से हम लोग ऐसे ही एमएलए या मंत्री नहीं बने। नितिन राउत जी अगर एमएलए बने, मंत्री बने, या मैं अगर एमएलए और मंत्री बना, तो ये केवल हमारी अपनी मेहनत नहीं थी, हमारी अपनी काबिलियत नहीं थी। सोच के देखो, अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे हजारों साल की गुलामी को तोड़कर हमारे लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था ना करते
तो ना वो पीएचडी कर पाते, ना मैं एक वकील बन पाता, ना वो एमएलए बन पाते, ना मैं एमएलए बन पाता, मंत्री तो बहुत दूर की बात है। उन्होंने जो किया इसलिए किया कि उन्होंने हमारे हजारों साल की गुलामी को तोड़कर हमारे समाज के आगे बढ़ने का रास्ता बनाया था, और यह उम्मीद की थी कि जो मैं रास्ता बना रहा हूं उसके बनने के बाद जब हमारे लोग पढ़ लिख कर आगे आएंगे, वो वकील बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, जज बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, एमपी बनेंगे, एमएलए बनेंगे, मंत्री बनेंगे, तो जब मैं अकेला हजारों साल की गुलामी को तोड़कर अपने समाज को यहां तक लेकर आया, तो ये लोग जब कुर्सियों पर बैठेंगे तो पूरे समाज को बहुत आगे लेकर जाएंगे। लेकिन उनके साथ धोखा हुआ। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के साथ हमारे पढ़े लिखे लोगों ने, हमारे नेताओं ने, हमारे सांसदों ने, मंत्रियों ने, हमारे एमएलए ने धोखा किया। वो ये उम्मीद करते थे कि जो लोग हमारे जीतकर संसद के अंदर जाएंगे, विधानसभाओं में जाएंगे, वो समाज के विकास के लिए अच्छी अच्छी योजना बनवाएंगे, वो समाज के ऊपर होने वाले जुल्म जाति के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे, वो संसद और विधानसभाओं में समाज की आवाज बनेंगे, समाज की ताकत बनेंगे। लेकिन हमारे नेता समाज की ताकत बनने के बजाय अपने परिवार की ताकत बनने में ज्यादा उन्होंने इंटरेस्ट लिया, जिसकी वजह से आज यह हालत है कि जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर देकर गए थे उसमें से 70% छिन चुका है। जो उन्होंने पढ़ने का रास्ता बनाया था उसका नतीजा यह हुआ, मैंने पूरा सर्वे किया है, देश के सर्वोच्च न्यायालय में जितने जज हैं, उच्च न्यायालयों में या अधीनस्थ न्यायालयों में जितने जज हैं, देश में जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने इंजीनियर्स, डॉक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर हैं सीनियर लेवल के, वो 98% सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं। फिर ऐसी क्या वजह हुई कि सरकारों ने धीरे धीरे सरकारी स्कूलों को कमजोर कर दिया और प्राइवेट स्कूल खोलते चले गए। सरकारी स्कूलों में टीचर्स की भर्ती बंद कर दी। जहां 100 टीचर चाहिए वहां 30-40 टीचर हैं। वहां से पढ़ के बच्चे कुछ बन नहीं सकते। फिर नो डिटेंशन पॉलिसी लागू कर दी, किसी भी बच्चे को फेल मत करो, पहली से 8वीं तक कैसे ही पास कर दो। बच्चे का आधार कमजोर हो गया, उसको कुछ लिखना पढ़ना नहीं आया, उसे कुछ सिखाया नहीं, पहली से 8वीं तक ऐसे ही पास कर दिया नो डिटेंशन पॉलिसी बनाकर। और 9वीं में कानून बना दिया, 9वीं में एग्जाम होगा, जो बच्चा एग्जाम में फेल हो जाएगा उसे स्कूल से निकाल दो। इसका परिणाम यह हुआ कि हमारे बच्चे नो डिटेंशन पॉलिसी की वजह से उनका भविष्य बर्बाद हो गया। और उसके बाद जो प्राइवेट स्कूल खुले, लोगों को लगा सरकारी में पढ़ के बच्चे कामयाब नहीं हो पाएंगे, चाहे कितनी मुसीबत उठानी पड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लो। लेकिन प्राइवेट स्कूलों में जो मध्यम दर्जे के पब्लिक स्कूल हैं, मैं महंगे बड़े स्कूलों की बात नहीं कर रहा हूं, जो मध्यम दर्जे के पब्लिक स्कूल हैं, उसमें भी एक बच्चे की पढ़ाई का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, सारे खर्चे अगर जोड़ लें तो एक बच्चों को पढ़ाने के लिए 7 से 8-10 हज़ार रुपया खर्च होता है। हर परिवार में कम से कम 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए 15 से 20 हज़ार रुपया चाहिए, वो भी केवल जब पहली क्लास से 12वीं तक पढ़ने के लिए। उसके बाद जब बच्चा कॉलेज में जाता है, कॉलेज में जाने के बाद पहले तो कोचिंग लेगा बच्चा, लॉ में एडमिशन लेना है तो कोचिंग, इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो कोचिंग, मेडिकल में एडमिशन लेना है तो कोचिंग, मैनेजमेंट में एडमिशन लेना है तो कोचिंग। तो पहले तो लाखों रुपए कोचिंग पे खर्च करेगा, और उसके बाद अगर एग्जाम पास कर लेता है तो सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में, सरकारी लॉ कॉलेज में, सरकारी मेडिकल कॉलेज में सरकारों ने इतनी फीस बढ़ा दी कि एक बच्चे को डिग्री कराने के लिए एक माँ बाप को 12 से 15 लाख कम से कम चाहिए। और अगर आईआईएम की बात करें
तो आईआईएम से एमबीए कराने के लिए 40 लाख रुपया से ज्यादा चाहिए। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, ये जो सरकारी बड़े बड़े संस्थान बने हैं, चाहे आईआईटी हो, चाहे बाकी इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मैनेजमेंट कॉलेज हो, लॉ कॉलेज हो, ये सरकार ने आपके टैक्स के पैसे से बनाए हैं, लेकिन फीस इतनी ज्यादा कर दी कि आप ही अपने बच्चों को वहां ना पढ़ा पाओ। यानी 15 लाख रुपया या उससे ज्यादा का खर्च करने वाले ऐसे लोगों की क्षमता, ऐसी क्षमता वाले लोग हमारे समाज के अंदर, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के अंदर मेरे ख्याल से कम ज्यादा से ज्यादा 1% होंगे। 99% के बच्चों का भविष्य का क्या होगा? क्या डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने ऐसे भारत बनाने का सपना देखा था क्या? क्या भारत के संविधान निर्माताओं ने, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने क्या ऐसे भारत का सपना देखा था जहां आम आदमी अपने बच्चे को पढ़ाई का खर्च ही ना उठा पाए, आम आदमी अपने इलाज का खर्च ना उठा पाए? मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये सरकारी स्कूलों को कमजोर करके प्राइवेट स्कूल ज्यादा से ज्यादा खुले, क्या ये डिमांड जनता ने की थी क्या? नो डिटेंशन पॉलिसी लाकर किसी भी बच्चे को पहली से 8वीं तक ऐसे ही पास कर दो, क्या ये डिमांड बच्चों के माँ बाप ने की थी क्या? बच्चों ने नहीं की, बच्चों के माँ बाप ने नहीं की, टीचर्स ने नहीं की, फिर ऐसी व्यवस्था सरकारों ने क्यों बनाई? एजुकेशन को इतना महंगा कर दिया कि लोग, आम लोग एजुकेशन ले ही ना पाए। ये इतनी महंगी एजुकेशन क्यों हुई? सरकारी संस्थान जहां रिजर्वेशन से हम लोग नौकरी में आ जाया करते थे, वो सारे सरकारी संस्थान पिछली इन सरकारों ने, जो आज सरकार सत्ता के अंदर, उन्होंने बेच दिए, और जो बिक गया वहां रिजर्वेशन खत्म, यानी हमारे नौकरी के रास्ते भी इन्होंने बंद कर दिए। मैंने जब इस पर चिंतन किया कि ऐसा हुआ क्यों, क्या यह अचानक हुआ है, आखिर ऐसा हुआ क्यों, जब मैंने इस पर चिंतन किया तो मेरे चिंतन में मुझे ये बात समझ आई, उनको ये तकलीफ होने लगी जो हजारों साल तक उनके गुलाम थे, जो जुल्म के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाते थे, जो 15-15 घंटे काम करने के बाद काम के बदले में पैसे नहीं मांगते थे। आज वो पढ़ लिख कर अफसर बनने लगे हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर बनने लगे हैं, वकील बनने लगे हैं, जज बनने लगे हैं, और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं। ये ताकत इनके पास कहां से आई? उन्हें समझ आया कि ये जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इनके पढ़ने के रास्ते खोले, पढ़ने से इनको ज्ञान आ गया, अच्छे बुरे में अंतर करना आ गया, और ये जो नौकरी के रास्ते खोले, नौकरी से घरों में थोड़ा सा पैसा आने लगा, पैसे से आत्मविश्वास आया, इससे इस समाज के अंदर बोलने की ताकत आ गई। तो उन्होंने इस ताकत को खत्म करने का संकल्प किया, लेकिन उन्होंने सोचा डॉक्टर अंबेडकर सबको वन मैन वन वोट वन वैल्यू, ये जो सबको वोट का अधिकार देकर गए, इस वोट के चलते इनके पढ़ने पे दोबारा से बंदिश लगाना संभव नहीं है, इनका रिजर्वेशन इस वोट की राजनीति के चलते खत्म करना संभव नहीं है। तो वो इतने सातिर हैं, चूंकि उसी सातिराना तरीके से षड्यंत्र के माध्यम से हजारों साल तक उन्होंने हमें पढ़ने लिखने से, व्यापार से, संपत्ति से दूर रखा। उन्होंने ऐसा षड्यंत्र किया कि इनके पढ़ने पे बंदिश भी मत लगाओ, लेकिन इतना एजुकेशन को महंगा कर दो और सरकारी स्कूली सिस्टम को इतना कमजोर कर दो जहां से पढ़ के ये केवल मजदूर बने, कामयाब ना हो पाए, और किसी तरह पढ़ भी जाएं तो इनका रिजर्वेशन खत्म कर दो, सारे सरकारी संस्थानों को प्राइवेटाइज कर दो। ना इनको नौकरी मिलेगी, ना इनके घर में पैसा आएगा, ना बोलने की ताकत आएगी। इस तरह षड्यंत्र करके इन्होंने हमारे समाज को कमजोर करना शुरू किया। लेकिन यह सवाल यह पैदा होता है, यह सब जो हुआ उस वक्त हमारे सांसद कहां थे? जब बाबा साहेब के दिए हुए अधिकारों को छीना जा रहा था तो हमारे पूरे देश के बहुजन समाज के सांसद और विधायक कहां थे? अगर हम लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सच्चे अनुयायी होते, अगर हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सपनों पर आगे बढ़ाने वाले होते, तो किसी कीमत पर इतने सारे हमारे सांसद और विधायकों के होते
सरकार ऐसी योजना नहीं बना सकती थी। सरकार सरकारी संसाधनों को बेच नहीं सकती थी। सरकार हमारे रिजर्वेशन को खत्म नहीं कर सकती थी। सरकार महंगी करके हमारे बच्चों से शिक्षा नहीं छीन सकती थी। लेकिन हमने गलती क्या की? हम लोग संसद विधानसभाओं में तो गए, लेकिन वहां जाकर गूंगे बहरे बनकर बैठ गए। हम राजनीतिक पार्टियों के गुलाम हो गए। जो बाबा साहब का सपना था चकनाचूर कर दिया। समाज की लड़ाई को लड़ने के लिए कुर्बानी देने की जरूरत है। एक कुर्बानी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने दी थी। अपने 4-4 बच्चों को कमाकर अपनी पत्नी माता रमाबाई को कुर्बान कर दिया। अपने पूरे जीवन को जलाकर हमारे जीवन में रोशनी कर दी। लेकिन हमने क्या किया? अब हमारी क्या जिम्मेदारी है? मैंने संकल्प किया है, मैं पूरी जिंदगी मैं ना एमएलए बनूं, ना मंत्री बनूं, ना एमपी बनूं या कुछ भी ना बनूं, लेकिन अपने समाज के भविष्य की, अपने बच्चों के भविष्य की इस लड़ाई को लड़ने के लिए करना, जीवन कुर्बान करना पड़े तो मैं करूंगा। और इस लड़ाई को अंजाम तक लेके जाएंगे। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के बाद मान्यवर कांसीराम साहब ने शादी नहीं की, नौकरी छोड़ दी, परिवार छोड़ दिया। किसके लिए? क्योंकि वो इस बहुजन समाज को हुक्मरान बनाना चाहते थे। लेकिन उनके जाने के बाद क्या हुआ? यह बहुजन समाज बिखर गया। हमारे नेता अलग अलग पार्टियों में केवल मूक दर्शक बन गए। अरे भाई, ये रिजर्व सीटें हैं, आपको रिजर्व सीट से टिकट मिलता है। मंत्री भी बनते तो रिजर्व के कोटे से बनते हैं। तो भाई जिनको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं संसद विधानसभाओं के अंदर, सरकार के अंदर, उस समाज की आवाज तो बनो। तुम बोलना शुरू करोगे, किस किस की जुबान बंद करेंगे, किस किस का टिकट काटेंगे। टिकट कटने से डरने की जरूरत नहीं है। इस समाज के भविष्य का सवाल है। बहुजन समाज के बच्चों के भविष्य का सवाल है। हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार की तरफ जा रहा है। फिर से गुलामी वापस लौट रही है। क्या हमारे जब बच्चे फिर से उनसे शिक्षा पूरी तरह छिन जाएगी, समाज गुलाम बन जाएगा, क्या हम अपने आने वाले बच्चों से आंखें मिला पाएंगे? जब वो हमसे सवाल करेंगे, क्या कह रहे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर सब कुछ देकर गए थे, तुम सबके रहते हुए सब कुछ छिन गया। तुमने हमारे हक अधिकार को बचाने के लिए क्या किया? तुम क्या कर रहे थे संसद के अंदर? तुम विधानसभाओं में क्या कर रहे थे? तुम नौकरियों में गए, अच्छे अच्छे पदों पर पहुंचे, तुमने समाज की लड़ाई को क्यों नहीं लड़ा? आज हम जो दोबारा से गुलाम बने हैं, तुम लोगों की वजह से बने हैं। तो जरा सोच के देखो, क्या हम अपने बच्चों से आंखें मिला पाएंगे? क्या अपने बच्चों के सवालों का जवाब दे पाएंगे? क्या शर्मिंदा होकर इस तरह घुट घुट के जीने से अच्छा है इज्जत की एक दिन की जिंदगी काफी है। हम अपने समाज की लड़ाई को लड़ेंगे और इस लड़ाई को जीत में बदलेंगे। मुझे पूरा भरोसा है, जिस तरह हमारे ये जो डॉक्टर्स एसोसिएशन है, डॉक्टर कांबले जी हैं, घाटे जी हैं, ये लोग सब मिलकर, इस तरह के बहुत सारे लोग पूरे देश के अंदर हैं जो एक बहुजन समाज का निर्माण करने में लगे हैं, जो अच्छे पदों पे बैठे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन मन में एक दर्द है कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने सपना देखा था। उन्होंने कहा था, मी भारत बौद्ध में करी। क्यों भारत को बौद्ध में बनाना चाहते थे बाबा साहेब? क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को पता लग गया था कि भारत तो पहले बौद्ध में था, हमारे पूर्वज बौद्ध थे। सम्राट अशोक के टाइम पर लेके म्यांमार से ईरान तक पूरा भारत बौद्ध में था। जहां भी खुदाई होती है केवल बुद्ध निकलते हैं, बुद्ध से अलग कुछ नहीं निकलता। 95% बुद्ध निकलते हैं और 4.9% महावीर स्वामी जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो निकलते हैं। 0.1% बाकी कुछ निकलता है। इससे यह बात तो साबित हो जाती है कि पूरा भारत बौद्ध में था, हमारे पूर्वज बौद्ध थे। जब हमारे पूर्वज बौद्ध थे तो फिर वापस हम लोग बौद्ध क्यों ना बन जाएं? बाबा साहब ने बनाया था ना 14 अक्टूबर 1956 को खुद दीक्षा ली नागपुर में, और उसके बाद अगले दिन 15 अक्टूबर 1956 को चंद्रपुर में। तो ये भी वो चंद्रपुर की वो पवित्र धरती है जहां डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने बताया था कि उन्होंने बौद्ध धर्म को क्यों स्वीकार किया और नागपुर को ही क्यों चुना। आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, मेरा सिर्फ एक सपना है, जब तक मेरे शरीर में खून है, मेरे अंदर सांसें हैं, मेरा पूरा जीवन केवल और केवल डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के सपने को साकार करने में जाएगा। फिर से हमें गुलामी स्वीकार नहीं है।
हम अपने आने वाले बच्चों को गुलाम नहीं बनने देंगे। जो कुछ छिना है उसको भी वापस लेंगे। लेकिन बहुजन समाज के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हमारा सबका खून एक है। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों का सबका खून एक है। जितने सिख समाज के लोग हैं वो भी सब मूल निवासी हमारे समाज के लोग हैं, बेशक बाद में धर्म परिवर्तन कर लिया। जितने मुस्लिम समाज के लोग हैं उसमें भी जब देखोगे आप तो 90% लोग बहुजन समाज के लोग हैं। ईसाई 99.9% हमारे समाज के लोग हैं। तो भाई आज हमें इस एग्जाम्पल को मैं देना चाहता हूं। अगर हम अपने घर से निकले, जाते जाते रास्ता भटक गए और उसके बाद हमारी याददाश्त चली गई, हम अपने घर वापस नहीं आ सकते। लेकिन अगर कल को याददाश्त वापस आ जाए, घर का रास्ता वापस याद आ जाए, तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, हम लोग वापस अपने घर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे ना। तो पहले हमें नहीं पता था, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमें बता गए कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे। हम इतनी दुनिया की सबसे रिच कल्चर के मालिक है। हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है दुनिया में सबसे तेजी से फलने फूलने वाली संस्कृति है बौद्ध संस्कृति, जिसके अंदर समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, शील, करुणा और मैत्री है। तो जब हमें पता लग गया कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे, अब हमें याददाश्त हमारी वापस आ गई। अब तो वापस हमें अपने घर में अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में, बुद्ध के धम्म में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए ना। तो पूरे भारत, केवल भारत ही नहीं, खुशी की बात ये पूरी दुनिया बुद्ध के धम्म की ओर चल पड़ी है। क्योंकि बुद्ध का धम्म जिस तरह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस तरह धर्म नहीं है, बल्कि वो मानवता के कल्याण के लिए सदाचार और नैतिकता का जीवन, सबके लिए मंगल भावना, सबके लिए करुणा, सबके लिए दया का भाव, आपस में प्रेम के साथ मिलजुल कर कैसे दुनिया आगे बढ़े, ये रास्ता तो केवल बुद्ध के धम्म से निकलता है। तो अंत में मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि साथियों, वो जीवन बिल्कुल बेकार है जो अपने समाज के काम ना आए। आज देश के ना केवल सारे संस्थान बेचे जा रहे हैं, ना केवल एजुकेशन को छीना जा रहा है, बल्कि जाति और धर्म के नाम पे एक नफरत का वातावरण बना दिया। अभी रामनवमी के दिन तुमने देखा होगा, इधर महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद में, उधर गुजरात के अंदर, उधर बिहार शरीफ के अंदर, उधर वेस्ट बंगाल के अंदर हावड़ा में रामनवमी के अंदर किस तरह दंगे कराए गए। मैं पूछना चाहता हूं, इससे किसका भला होने वाला है? धर्म के नाम पर नफरत फैलाकर, समाज को बांटकर किसका भला होने वाला है? वो ताकतें जो समाज को बांट रही हैं, जो धर्म के नाम पर उन्माद पैदा कर रही हैं, जो लोगों में आतंक पैदा कर रही हैं, ये सही मायने में देशद्रोही हैं। और बहुजन समाज के लोग सच्चे राष्ट्रभक्त हैं। हम लोग सच्चे राष्ट्रभक्त हैं। इस भारत को बचाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है, और हम बचाएंगे। और एक ऐसे बहुजन समाज का निर्माण करेंगे जहां पर उसमें प्यार होगा और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबने इतना सम्मान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।